नाज़रीन, नेतन्याहू का बेटा मार दिया गया है। जी हां, सबसे बड़ी खबर सामने आई है और इसराइल में पूरी तरह से मातम है। वो खबर जिसको छुपाने की कोशिश की गई अब पूरी तरह से आश्कार हो गई है। इसके साथ साथ गजा में मुसाद एक ऐसे फलस्तीनी इंजीनियर को पकड़ने वाली थी जिसने आयरन डोम को नाकाम बनाया था, लेकिन तुर्की की इंटेलिजेंस ने किस तरह से उसको बचाया यह भी आपको बताएंगे। और वेस्ट बैंक में अब बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है और वहां पर इसराइली टैंकों और ड्रोन्स का कब्रिस्तान बनना शुरू हो गया है, जबकि हिजबुल्लाह की फिजाइया की जानिब से बड़ा हमला किया गया है और लेबनान बॉर्डर पर सूरत हाल पूरी तरह से खराब है। ये अहम तरीन तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं, एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। उमूमी तौर पर तो जंग में वक्फा हो चुका है, लेकिन हमले मुख्तलिफ एरियाज में अभी तक जारी हैं और गजा की जंग में अहम तरीन हकायक सामने आ रहे हैं। वो हकायक जो छुपाने की कोशिश की गई थी, कम्युनिकेशन वहां पर नहीं थी, अब जब कम्युनिकेशन खुली है, वहां पर लोगों की आमदरफ्त हुई है, तो पता चला है कि क्या क्या शिकस्त इनको उठाना पड़ी है और इनके कितने फौजी वहां से फरार हुए थे जंग से। ये सब आपको बताएंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और सबसे पहले नेतन्याहू के बेटे की बात कर लेते हैं। ये कोई आज नहीं मारा गया, लेकिन ये आज से 3-4 दिन पहले इसकी हलाकत हुई है, लेकिन बहुत सारा इनका नुकसान ऐसा है जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अब उसका भांडा फूट रहा है। तो इसी तरह नेतन्याहू का बेटा वहां पर मारा गया है। ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका नाम है जनरल रबेल दोरोन और ये जो नेतन्याहू की वाइफ हैं उसके पहले हस्बैंड से बेटा है, यानी नेतन्याहू का सौतेला बेटा है। और इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल उसका बेटा भी मारा जा चुका है। एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर और एक्टर थे नेटफ्लिक्स के, वो भी वहां पर मारे जा चुके हैं। कई अहम तरीन कमांडर उनके मारे गए हैं। तो आपके जहन में शायद ये सवाल उठता हो कि भाई ये इतनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज वहां पर क्यों मारी जा रही हैं? ये इतनी जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, इनके बेटे इनके बच्चे जंग में जाने पर क्यों मजबूर हैं? तो आप ये बात समझ लीजिए कि इसराइल में एक कानून है जिसके तहत हर शहरी को जो इसराइली आर्मी की ट्रेनिंग है वो लेना लाजमी होती है, चाहे कोई मर्द हो या फिर औरत, और फिर उसको रिजर्व फौज में रखा जाता है। इनकी 4.5 लाख के करीब रिजर्व फौज है जो कि इमरजेंसी की सूरत हाल में, जंग की सूरत हाल में बुलाई जाती है। तो ये जो सारी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थी, उनके जो बच्चे थे ये सारे रिजर्व फौज में थे। ये अमूमी तौर पर फौज कैसा नहीं थे, ये रिजर्व में थे और इस जंगी सूरत हाल में उनको बुलाया गया था, इसीलिए ये वहां पर इनकी हलाकतें हो रही हैं। तो इस तरह जो हाई प्रोफाइल फिगर्स हैं उसमें अब नेतन्याहू के बेटे का भी इजाफा हो चुका है और इस पर पूरे इसराइल में मातम है। आप सोचिए कि जिनको आपने गुलाम बनाकर रखा हुआ था, जिनको आप इतना जुल्म उन पर कर रहे थे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, आज वही आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। आज वो आपके बच्चों से बदला ले रहे हैं, मतलब जो आपने उनके बच्चों के साथ किया वो आपके बच्चों से बदला ले रहे हैं। तो ये इससे बड़ी कोई शिकस्त और इबरत इनके लिए हो नहीं सकती। फिर जनाब अगली सबसे बड़ी एक और खबर सामने आई है और इंकशाफ ये हुआ है कि जंग के दौरान इनके 1000 से ज्यादा कैदियों ने वहां से राह फरार इख्तियार किया। उन्होंने हथियार डालकर वहां से वो लीव कर गए। यानी एक तो खबर ये थी ना कि जिसमें इन्होंने खुद अपनी फौज को डीमोबिलाइज किया, वो 1 लाख से ज्यादा तादाद बनती है क्योंकि इनका खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, आगे कामयाबी ना होने के बराबर थी। फिर बदनामी इस तरह से थी कि आगे चंद हजार फाइटर और आपने 3.5 लाख फौज बुलाई हुई है, तो फिर उन्होंने 1 लाख से ज्यादा जो अपने फौजी थे उनको डीमोबिलाइज कर दिया। लेकिन दूसरी खबर यह है कि जो अपनी मर्जी से यानी बगावत करके वहां से छोड़कर गए उनकी तादाद 1000 से ज्यादा है, जो कि बहुत ही गैर मामूली तादाद है। यानी इतनी अहम तरीन जंग इसराइल के लिए और उसमें इनके 1000 से ज्यादा फौजी जो हैं वो वहां से लीव कर गए, उन्होंने हथियार डाल दिए, उन्होंने कहा कि हमने नहीं लड़ना। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि जो इनकी पॉलिसी है उस पर कोई भी, जो नेतन्याहू की पॉलिसी है उस पर बहुत सारा वहां पर बगावत है, फौजियों में बड़ी बगावत हुई क्योंकि ये ऐसी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं जिसमें इनके फौजियों की हलाकतें ज्यादा हो रही हैं, कामयाबी आगे नजर नहीं आ रही। और यही चीज है जिस पर अमेरिका ने भी इनको मना किया था कि इतने जल्दी जंग छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन इलाकों में तुम जा तो सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते। तो उनकी जो फौज है वो ये सारी चीजें समझती थी, तो इस वजह से बहुत सारों ने बगावत की और उन्होंने कहा कि हमने ये जंग नहीं लड़नी। तो ये खबर भी अब सामने आई है। इसके अलावा जनाब जो टर्किश इंटेलिजेंस और मुसाद की इंटेलिजेंस का जो टाकरा हुआ है वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है जो कि आश्कार हुई है।
जनाब एक फलस्तीनी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं ये, और इंतहाई काबिल सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। इतने काबिल हैं कि इन्होंने आयरन डोम को नकारा कर दिया था। यानी आयरन डोम बनाने वाली कंपनी रफाएल, जिसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है, वो आयरन डोम अमेरिका ने भी खरीद कर अपने बॉर्डर्स पर लगाया हुआ है। और जदीद दुनिया का सबसे जो ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है वो आयरन डोम को माना जाता है, जिसकी कामयाबी की रेशो 95% है। तो उस आयरन डोम को इस फलस्तीनी इंजीनियर ने नकारा बनाया, तो मोसाद ने इसको पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन किया गजा में। लेकिन अब खबर यह सामने आई है कि उस इंजीनियर को मोसाद से टर्किश जो इंटेलिजेंस थी उसने बचाया और उसको वहां से ले गए। यानी उनको मोसाद के हाथ नहीं आने दिया। अगर उनके हाथ आ जाता तो बहुत नुकसान हो सकता था। वो जो टेक्नोलॉजी जिसको वो जानता था वो उन तक भी पहुंच सकती थी। तो ये बड़ा खास ऑपरेशन टर्की की जानिब से वहां पर किया गया है। और इससे एक चीज़ ये भी साबित होती है कि इसका मतलब पता नहीं कितने मुल्कों की और इंटेलिजेंस के लोग वहां पर इस वक्त जंग में हैं। यानी वो लेबनान से, आपकी यमन से, आपकी ईरान से, आपकी टर्की से, पता नहीं कौन कौन सी इंटेलिजेंस के लोग वहां पर हैं। तो ये एक उस चीज़ का भी सबूत है। फिर तुर्की की जानिब से एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया और मेरे ख्याल से ये बहुत ही मतलब इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इन्होंने एक सेंटर कायम किया है जो कि बाकायदा तौर पर डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर कर रहा है, जो इसराइल का प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर कर रहा है। अब इसकी अहमियत आप यूँ समझिए कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मौजूदा दौर में जो सबसे बड़ा वेपन है वो पब्लिक ओपिनियन का वेपन है। यानी 75 साल इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म भी किए, उनको मारा भी सही, उनको लाखों की तादाद में डिस्प्लेस भी किया, उनकी ज़मीनें भी छीन ली, और एट द एंड दुनिया को यही दिखाता रहा कि जो जालिम हैं वो फ़लस्तीनी हैं, जो दहशतगर्द हैं वो फ़लस्तीनी हैं। लेकिन 75 साल बाद आज दुनिया को पता चला कि जालिम कौन है और मासूम कौन है, मजलूम कौन है और दहशतगर्द कौन है। तो ये जंग हमने जीती है। तो इसी प्रोपेगेंडा के तहत तुर्की ने यह बड़ा स्टेप लिया है और उन्होंने स्पेशल इसी मकसद के लिए अपना एक ख़ास सेंटर कायम किया है जो सिर्फ इसराइली प्रोपेगेंडे का मुकाबला करेगा। जो वो बयानिया दुनिया पर थोपने की कोशिश करते हैं और झूठ फैलाते हैं उसको वो काउंटर करेंगे। और इस तरह इसराइली जो बयानिया है उसके खिलाफ ये एक बड़ी जंग लड़ी जाएगी। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे आपके इस्लामी दुनिया में कोई और ये काम नहीं कर सका है। फिर जनाब अब आपको बताते हैं वेस्ट बैंक के हवाले से। वेस्ट बैंक में बहुत ख़तरनाक जंग छिड़ चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता ये चिंगारी जो है वो बड़े शोले में तब्दील हो रही है, क्योंकि ये जुल्म की इस तरह से इंतहा कर रहे थे कि गजा में एक तरफ इन्होंने जंग छेड़ रखी थी, जो आपका वेस्ट बैंक है वहाँ पर इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर रेड कर रहे थे, उनकी औरतों को उठा रहे थे, फीमेल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से जाकर उठाया गया, ठीक है, बच्चों को उठाकर लेकर गए। तो वहाँ पर भी जो एक रिजेंटमेंट थी, जो गुस्सा था आवाम में, वो बढ़ता चला जा रहा था। इनके शहरी आते थे, वो फ़लस्तीनी को वहाँ पर मार देते, उसका घर छीन लेते, उसकी ज़मीन छीन लेते, जो सबसे महंगे ऑलिव ऑयल के फार्म से फ़लस्तीनियों के वो उनसे छीन लिए गए। तो इस पर बहुत गुस्सा बढ़ रहा था। फिर वहाँ पर लोगों ने अब हथियार उठाना शुरू कर दिए और इस हद तक अब जंग वहाँ पर फैल चुकी है कि आज इनके ड्रोन्स वहाँ पर गिरा दिए गए हैं। आज इनके बाकायदा वहाँ पर ड्रोन्स गिराए गए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उसमें इनके दर्जनों फौजी जो हैं वो वहाँ पर हलाक हुए हैं। अब वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने असलहा उठा लिया है और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाकर इनकी गाड़ियाँ तबाह की जा रही हैं, इनके टैंक्स को निशाना बनाया जा रहा है, इनके ड्रोन्स को निशाना बनाया जा रहा है, इनकी चेक पोस्टों पर वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। और इसलिए अब ये भी पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। जिस तरह ये अंधाधुंध जाकर रेड कर लेते थे, जिसके चाहते घर में घुस जाते, जिसके चाहते औरतों को उठा लेते, अब इनको भी थोड़ा सा समझ आई है कि नहीं भाई ये काम नहीं चल सकता। तो अब ये भी बड़े एहतियात के साथ अब ये नई हिकमत अमली के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह वेस्ट बैंक में हथियार उठाने का एक ये उनको फ़लस्तीनियों को फायदा हुआ। आप देखें ना कि जो कैदी रिहा होकर आए हैं उन्होंने क्या कहा, जो औरतें 10-10 साल कैद काट कर आई हैं और जवानी की कैद वो वहाँ पर काट कर आई हैं, उन्होंने बाहर निकलते हुए कहा कि नेतन्याहू और बाइडन हमें डरा नहीं सकता और हम अपना वतन छोड़कर नहीं जाएंगी। तो वहाँ पे औरतों का ये जज्बा है जो बेगुनाह कैद काट कर आई हैं 10-10 साल, और वो भी इसराइली कैद में, जो दुनिया की सबसे जालिम कैद समझी जाती है। तो इस तरह फ़लस्तीनियों की जो इस्तकामत और बहादुरी है वो उस पर भी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये भी रिपोर्ट नाज़रीन सामने आई है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये रिपोर्ट सुनकर कि फ़लस्तीनियों की इस्तकामत
صبر اور بہادری دیکھ کر امریکنز نے اور یورپ میں لوگوں نے، وہاں کے عوام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی قرآن میں کیا ایسی چیز لکھی ہوئی ہے جو ان کو، مطلب ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے پیرنٹس شہید ہو رہے ہیں، ان کے بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ استقامت اور صبر کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کیسا پاسبل ہے؟ یعنی قرآن نے ان کو کیا ایسی چیز سکھا دی ہے؟ تو اس وجہ سے وہاں پر لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ہے ان کا امپیکٹ۔ یہاں آپ کے بڑے بڑے عرب مالک اتنے بڑے بڑے محل بنا لیے، عیاشیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جو امپیکٹ دنیا میں اس وقت ڈال رہے ہیں وہ فلسطینی ہیں۔ اب ذرا حزب اللہ کی بات کر لیتے ہیں۔ مسلسل حملے وہاں سے جاری ہیں اور اس کی اسٹریٹجی ناظرین یہ ہے کہ اب اسرائیل کو سیز فائر پر مجبور کیا جائے۔ پہلے ان کو آپ وقفے پر لے کر آئے، وقفے پر راضی کیا، ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ وہ حملہ نہ کر سکے، ان سے اپنے قیدی لے لیے۔ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ 10 سال ایک عورت کو قید رکھا گیا اور بغیر کسی گناہ کے، اور وہ امید چھوڑ چکی تھی کہ اسرائیل نے مجھے رہا نہیں کرنا، مطلب ایسی کتنی عورتیں ہیں، اور اس کو زور بازو پر رہا کروایا گیا، تو اس کو آپ کوئی چھوٹی کامیابی سمجھتے ہیں؟ یعنی اسرائیل کون سا ایسا رحم دل ہے جو وہ عورتوں کو چھوڑے گا، بچوں کو چھوڑے گا، جس کو اس نے 10 سال سے بے گناہ قید کیا ہوا ہے؟ اس گناہ پر صرف قید کیا ہوا ہے کہ وہ عبادت کرنے القدس میں گئی تھی، صرف اس گناہ پر ان کو پکڑا اور 10 سال انہوں نے قید کاٹی ہے۔ تو ان کو یہ چھوڑنے والا تھا؟ تو اگر ان کو چھوڑنے پر مجبور ہوا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو پورا سیز فائر پر مجبور کیا جائے، اور سیز فائر بہت بڑی وکٹری ہوگی فلسطینیوں کی۔ تو اس کے لیے ایران، یمن اور حزب اللہ مسلسل ٹیکنیکل طریقے سے حملے جاری رکھے ہوئے۔ ابھی یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پلین انفلٹریٹڈ کہ ان کی فضائیہ کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، اور جو گلیلی کا علاقہ ہے یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی ایک بڑا حملہ ہوا ہے۔ گلیلی مسلسل حملوں کی زد میں ہے، اور یہ متنازع علاقہ ہے جس کو حزب اللہ واپس اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ تو اب ان کے فضائیہ کی جانب سے آج کا جو حملہ ہے، ویسے روزانہ یہ پہلے 40 آپریشنز کر رہے تھے، لیکن آج صرف 2 آپریشن ہوئے ہیں، صرف ان کی فضائیہ کا ایک اٹیک ہوا ہے اور ایک یہ گلیلی میں انہوں نے آپریشن کیا ہے۔ تو اس میں بھی ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ پریشر پوری طرح سے بنا کر رکھیں، اور جیسے کہ اب اسرائیلی شہری یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر محفوظ نہیں ہیں، تو ان کو بار بار یہ بتایا جائے کہ واقعتاً آپ محفوظ نہیں ہیں، اگر آپ نے جنگ جاری رکھی تو پھر ہم آپ کو کسی بھی فرنٹ سے چین سے نہیں جینے دیں گے۔ جب آپ کے لاکھوں شہری لیبنان بارڈر سے ان کو آپ نے فارغ کیا ہے، ان کے گھروں سے نکالا ہے، تو ان کو بھی سمجھ آئی ہے کہ اس کا مطلب صرف دیکھیں نا، اب 75 سالوں میں کیا ہو رہا تھا کہ جنگ صرف غزہ میں محدود تھی، یہ جب چاہتے بمباری کرتے، کوئی ری ایکشن نہیں آتا، جب چاہتے ویسٹ بینک میں جو مرضی کر لیتے۔ اب ان کی عوام کو پہلی بار یہ پتہ چلا ہے کہ اب فلسطینی اتنے تگڑے ہو گئے ہیں، اور عرب ان کے ساتھ اس طرح یکجٹ ہیں، عربوں میں جیسے یمن، آپ کا لبنان، آپ کا سیریا، آپ کا عراق، آپ کا ایران، اور اس کے بعد ترکی، یہ اب اتنے یکجٹ ہو گئے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بم گرا کر آ جائیں گے اور ہم پہ بم نہیں گریں گے۔ تو یہ اس جنگ کا میجر فیکٹر ہے جس نے وہاں کے عوام کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ہماری حکومت کی پالیسی غلط ہے، اسی لیے وہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ چلا ہے کہ جنگ اب صرف وہاں پر محدود نہیں رہے گی، بلکہ وہ ہمارے گھروں تک بھی آئے گی۔ تو یہ اس جنگ نے بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کیا ہے۔ پھر آپ یہ ایکسپرٹ کی زبانی اسرائیل کا فیلئر سنیے کہ in the end they stood on one leg to negotiate with Hamas. They released Palestinian prisoners against their will. What they achieved, civilians were killed, women, hospitals, mosques, schools, ان ساری چیزوں کو نشانہ بنایا گیا، صرف ان چیزوں پر بمباری کی گئی، اور اس میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ بچوں کو اور معصوم لوگوں کو مار کر ایٹ دی اینڈ آپ کو 1 لیگ پر کھڑے ہو کر آپ کو ان سے نیگوشیٹ کرنا پڑا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے جو ہے وہ ان کے پریزنر چھوڑنے پڑے فلسطینی۔ تو آپ نے پھر کیا اچیو کیا؟ مکمل طور پر آپ کی یہ ناکامی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ آپ نے پوری صورتحال سمجھ لیا کہ یہ کس طرح سے ہر محاذ پر شکست کھا رہے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ تو جکڑ گئے ہیں لیکن ان پر حملے جاری ہیں۔ دوسرا، ان کی عوام کو یہ سمجھ آئی کہ بھائی ہم جیت نہیں رہے، ہم ہار رہے ہیں، اور جو 75 سالوں میں ہماری جو پالیسی تھی کہ ہم صرف ان پر بمباری کر رہے تھے اور وہ بدلے میں صرف ہمیں پتھر مار سکتے تھے زیادہ سے زیادہ، اور ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا، تو اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ تو ہمارے گھروں پر بھی بم گریں گے، اگر ہم نے غزہ کے لوگوں کو ڈسپلیس کیا تو ہم بھی اپنے گھروں میں آباد نہیں رہ سکتے۔ یہ اس جنگ نے بڑا میجر ڈیفرنس کریٹ کیا، اور اس پبلک پریشر نے ان کی حکومت پر پریشر ڈالا کہ وہ اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور ہوئی، پریزنر ایکسچینج ڈیل لینے پر مجبور ہوئی، وقفہ کرنے پر مجبور ہوئی، اور اگر آگے آپ دیکھیے گا کہ وہ سیز فائر پر مجبور ہوگی۔ تو اب اس پوری صورتحال میں اسرائیل 75 سالوں میں
पहली बार जकड़ा गया है, पहली बार पूरी तरह से उसको फंसा लिया गया है, पूरी तरह से दबोच लिया गया है। तो अब यहां पर अरबों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर अरब अब थोड़ा सा स्टैंड ले जाते हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सऊदी अरब पर है, अगर ये मुल्क सबसे बड़ा इस वक्त स्टैंड ले जाते हैं, जिस तरह से इसराइल को जकड़ा गया है और पूरी आलमी दुनिया की ये सब कह रही हैं ताकतें कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, फ़लस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। आपका अमेरिका से लेकर, आपका बरतानिया से लेकर, आपका फ्रांस से लेकर, ये ब्लॉक तो पहले भी कह रहा है, रशिया, चाइना, यानी पूरी आलमी ताकतों का इस चीज़ पर आज पहली बार इत्तेफाक हो गया है कि ठीक है जी, फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम होनी चाहिए। तो अगर इस वक्त अरब थोड़ा सा स्टैंड ले जाएं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, तो फिर 100%, 110% फ़लस्तीनी रियासत जो है वो अभी कायम हो जाएगी। यानी ये जो प्रोसेस चल निकला है, ये इसी प्रोसेस में ये कामयाब हो जाएंगे हम, एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी। अब अरबों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखें, आपने ना उनको खाना दिया, ना आप पानी दे सके, ना आप फ्यूल दे सके, ना आप मेडिसिन दे सके, ना आप बच्चों की शहादत बचा सके, ना आप उनको मलबे तले बच्चे दमे हैं वो भी आप नहीं रुकवा सके। लेकिन अब अगर उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, उन्होंने इसराइल को जकड़ लिया है, जिसको आप कहते थे कि वो पता नहीं क्या हवा है जिसको आप टच नहीं कर सकते, तो उन्होंने कितनी बड़ी उनको शिकस्त दी है, कमज़ोर होते हुए। उनके सामने जो है एक तरह से ना इतने वसाइल हैं, ना इतनी टेक्नोलॉजी है, ना जहाज़ है, ना नेवी है, उन्होंने शिकस्त दे दी है। तो अगर आप थोड़ा सा आप स्टैंड ले जाए तो इस वक्त इसी प्रोसेस में फ़लस्तीनी रियासत कायम हो सकती है। तो ये अरबों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर अरब आज भी कुछ ना कर सके, अगर आज भी ये इसी तरह से बुज़दिल बने रहे और कोई हिकमत अमली इन्होंने ना अपनाई, तो फिर इनको माफ़ नहीं करेगी ये दुनिया, इनको माफ़ नहीं करे। मैं इस्लामी दुनिया की बात नहीं कर रहा, जो बाज़मीर दुनिया है वो इनको कभी माफ़ नहीं करेगी और ये हमेशा हमेशा के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी खो जाएंगे। फिर आखिर में थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि जैसे अब वहाँ से वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं, तफसीलात वहाँ से आ रही हैं क्योंकि मीडिया वहाँ पर अलाउ हुआ है, तो वहाँ पर पता चल रहा है कि इन्होंने नॉर्थ को किस तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया, खंडर बना दिया है। यानी इनका मकसद सिर्फ ये था, जिसमें ये टोटली फेल हुए हैं, कि इनके घर मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिए जाएं, इनके इलाकों को खंडर बना दिया जाए ताकि ये वापस आ ही ना सकें। लेकिन वो फ़लस्तीनी वापस आए हैं और अपने घर के मलबे के ऊपर बैठकर फ़लस्तीन का झंडा लेकर बैठे हैं और सदाएं बुलंद कर रहे हैं। तो ये भी उनका जज्बा है। तो ये भी तस्वीर वहाँ से सामने आ रही है कि इन्होंने कितनी वहशियाना बमबारी की है और किस तरह से ये एक दहशतगर्द रियासत साबित हुई है। ये हक़ाइक़ भी अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो ये पूरी तफसील के साथ, लॉजिक, दलाइल, सबूतों के साथ मैंने मुख्तलिफ हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचते रहे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।